देखिए, लग रहा है ऐसा कि प्रियंका जी ही असम का जो चुनाव है उसमें मेन कैंपेनर रहेंगी। और एक एडवांटेज है उनको। असम जो है वो मातृ प्रधान वाला इलाका है, बंगाल, असम वगैरह, तो उसमें ज़्यादा वो माने हमको लगता है कि सही हो उनके हाथ में कमान देना जो है होगा। और जिस तरह से पिछले 2 दिन से आप वाच कर रहे होंगे, माने लोगों को आकर्षित अपनी ओर करने में प्रियंका जी का तो खैर इस मामले में जवाब नहीं है, और बहुत सहज ढंग से संवाद जो है लोगों के साथ स्थापित करती हैं। अब ये सब तो इलेक्शन का माने लटका झटका है, इस तरह का तो भाषण चलता ही है। लेकिन कांग्रेस ने जिस ढंग से वहाँ रिकवर किया है, पहले जो स्थिति थी उसके मुकाबले आज बेहतर स्थिति है, ये कांग्रेस को दाद देनी होगी। लेकिन अभी डगर जो है कठिन है, इतना आसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हमारी पार्टी जो है सत्ता में, असम के सत्ता में आएगी, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा कि सीए यहाँ लागू नहीं किया जाए। हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह बात उन्होंने तेजपुर में, असम के तेजपुर में कहा। देखिए, सीए के बारे में तो कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है, और कांग्रेस पार्टी ये जो घोषणा कर रही है, लेकिन सीए की समर्थक जो है भारतीय जनता पार्टी, वो इस मुद्दे को आसाम में उठा नहीं रही है। क्योंकि आसाम के लोगों ने जो भोगा है, जो वहाँ पॉपुलेशन रजिस्टर बना, और माने ये हुआ कि जो इन्फिल्ट्रेटर लोग हैं जो बाहर के देश से आए हैं उनको हम भगाएंगे, और पिछले कई वर्षों से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था, वहाँ जो लिस्ट बना उसमें अधिकांश जो है साबित हुआ कि हिंदू लोग ही माने बांग्लादेश से यहाँ आए हैं। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोहरी नीति चला रही है। देश के अन्य इलाके में, बगल में बंगाल में वो कह रही है कि सीए लागू करेंगे, लेकिन आसाम में सीए पर मुंह नहीं खोल रही है। तो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जिस इलाके में चुनाव है उस इलाके के अनुसार जो है वो बात कहती है। तो सीए पर कांग्रेस का स्टैंड या हम सब लोगों का स्टैंड जो है बिल्कुल साफ है, और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सही मुद्दा है, उठना भी चाहिए। 27 फरवरी को G23 कांग्रेस जन जो कश्मीर में जुटे थे, इसको लेकर के अब कांग्रेस में ही विरोध के स्वर होने लगे हैं। और कहा गया है कि वहाँ के अध्यक्ष जो हैं दिल्ली में जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि 27 फरवरी को जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने 28 फरवरी को पीएम की तारीफ करते हुए सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं यहाँ रूटीन मीट के लिए आया हूँ, आज़ाद साहब के बारे में पार्टी हाईकमान से बात नहीं की गई, मैंने उन्होंने बात नहीं करने की बात कही। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री को लेकर के जो बात जम्मू में आज़ाद साहब ने कही, वो हम लोगों को किसी को अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस पार्टी की तो बात अलग है, हमारे जैसे साधारण पॉलिटिकल कार्यकर्ता को भी वो बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, राज्यसभा में जो कुछ हुआ, दोनों ने एक दूसरे की पुरानी बातों को याद करते हुए तारीफ की। वो एक बात समझ में आती है, विदाई की घड़ी थी, विदाई की घड़ी में आदमी कुछ सेंटिमेंटल बात भी कहता है। लेकिन ये जम्मू में हमको नहीं लगा कि इस बात को कहने की क्या ज़रूरत है, और निश्चित रूप से इसका एक गलत संदेश गया है। और दूसरे ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मैंने लगता है कि जैसे जो मैंने दोनों ओर से रिश्ता फिर मैंने पैचअप हो जाएगा, इसकी उम्मीद जो है वो एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो गई उनके भाषण के बाद। और ये अच्छी बात नहीं है। आज़ाद साहब का लंबा जो है कैरियर रहा है सियासत में, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के नेता हैं। उनका प्रधानमंत्री के बारे में जम्मू में जो इस तरह का कहना जो है, वो उससे उनके छवि को धक्का पहुंचा है। और अभी 3-4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये कांग्रेस और इन लोगों के बीच में, जिसको G3 कहा जाता है, ये दूरी का बढ़ना जो है ये अच्छी बात नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि 2016 में बगैर सोच विचार
कि नोटबंदी का फैसला लिया गया, जिसके चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है। नोटबंदी की मार से हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक जो है वो संभल नहीं पाई है, और इसी बीच में कोरोना का मामला आ गया, और कोरोना में जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आंख बंद करके बगैर सोचे विचारे मैंने लॉकडाउन नहीं किया, लगभग देश में कर्फ्यू लागू कर दिया, उसका जो मार पड़ी, एक तो मैंने नोटबंदी और दूसरे कोरोना का कर्फ्यू लॉकडाउन, इसके वजह से इतनी हालत खराब है देश में। और प्रधानमंत्री जी को जैसे इन सब चीजों से चिंता नहीं है, बिल्कुल हवाई बातें जो है देश को सुना रहे हैं। हम अपने इलाके में देख रहे हैं, इवन जो ऊंची जाति के लोग कहलाते हैं उनकी हालत खराब है, खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, यानी ऐसी स्थिति हो गई है। मैंने उनको अपने स्टेटस का भी रक्षा करना है, तो जो उनको ये भी लगता है कि फलाना चीज हम करेंगे, फलाना चीज हम नहीं करेंगे। हमारा जो ये है पृष्ठभूमि है, हमारी जो बिरादरी है, वो कैसे इस तरह का पान कैसे बेच सकता है, कुदाल चला करके कहीं मजदूरी कैसे कर सकता है। तो इस वजह से खाने का संकट है, लोग बताते हैं वहां बहुत बुरी हालत है देश की, और इसके बारे में कहीं से कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है। बल्कि आप देखिए कि सरकार महंगाई किस तरह से बढ़ा रही है। जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया। हम लोगों के शहर में बस वाले, ट्रक वाले, टेम्पू वाले किराया जो है बढ़ा रहे हैं, और दूसरे तरफ आप देखिए कि रेल में जो छोटी दूरी के यात्री हैं उनके टिकट का दाम जो है बढ़ा दिया सरकार ने। क्या तो डिस्करेज कर रहे हैं हम कि साहब लोग कम यात्रा करें। भला बताइए ये कोई तर्क है? ये मैंने कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस तरह की सरकार है। योगी आदित्यनाथ वेस्ट बंगाल के मालदा में थे। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध है। ईद के दौरान जबरदस्ती गोहत्या शुरू की जाती है। गाय की तस्करी के जरिए लोगों की भावनाओं को जगाया जाता है। राज्य सरकार चुप है। अब जय श्री राम के नारे पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया और हमलों को अंजाम दिया गया। योगी आदित्यनाथ गेरुआ वस्त्रधारी, जहर बोलने वाला, नफरत फैलाने वाला, ये तो गेरुआ वस्त्र के अधिकारी भी नहीं है। गेरुआ वस्त्र जो है हमारे यहाँ जो साधु संत ऋषि महात्मा हुए हैं वो लोग पहनते थे, जो प्रेम की भाषा बोलते थे, ज्ञान की भाषा बोलते हैं। ये जाकर के वहाँ जो है मुंह से आग बरसा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। अभी जो है एक औरत का हम देख रहे थे, आज के दिन घटना हुई है कि उस लड़की के साथ जो सोहदे लोग छेड़खानी कर रहे थे, उसके पिता ने विरोध किया तो सरेआम जो है गोली मार दिया, उसको गोली मार करके हत्या कर दिया। खेत में ही 10-12 गोली चला। कल परसों जो है एक नाबालिग लड़की का लाश मिला, और इस बुरी अवस्था में मिला जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश का। और ये जाकर के गो हत्या और जय श्री राम जो है वहां भाषण कर रहे हैं। साहब शर्म नहीं आती है इनको? जो राज्य मिला है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक में उसका महत्व है उस राज्य का, उस राज्य में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है और आप जाकर के भाषण कर रहे हैं। हमारे पास यह कहने के लिए सबूत नहीं है कि साइबर हमले चीन या पाकिस्तान द्वारा किए गए, जो मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था उसको लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि हमलों के पीछे चीनी समूह है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। चीन जरूर करेगा, इनकार नहीं कर सकते। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यह बात कही है। अब आर.के. सिंह जो कहें, लेकिन अभी तक जो खबर आम लोगों के बीच में है, समाचार पत्रों के माध्यम से या और भी जो समाचार के माध्यम है उनके माध्यम से, कि चीनी हैकरों ने जो है वो उनका कारनामा है। और ये चिंताजनक बात है। मान लीजिए जिस ढंग का ये व्यवस्था है उसमें चाहे तो कोई देश की बिजली को बंद कर दे सकता है। तो ये चिंताजनक बात है, और इसके सुरक्षा के लिए क्या उपाय हो सकता है, इस उपाय के बारे में सोचना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कोई हमारे पास सबूत नहीं है। अब जांच कीजिए कैसे हुआ। हमारा इंटरनल फॉल्ट था जिसके वजह से हुआ। ये जो कहा जा रहा है कि चीनी हैकरों ने उसमें इस तरह से गड़बड़ी पैदा किया है, ये जांच होनी चाहिए। और इसका भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए
जो भी कार्रवाई संभव है वो सरकार को करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।